लेकिन दुनिया में एक मूवमेंट ऐसी है जो आज भी कामयाब है और बड़ी ताकत के साथ चल रही है, वो मोदी साहब की मूवमेंट है। मोदी साहब ने उस अपनी कौम को स्टेरॉइड्स पे कर दिया, उनकी तरक्की को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूँ शाज़िया नैयर और प्रोग्राम में मेरे साथ इस वक्त साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द वालेकुम प्रोग्राम। अस्सलाम, थैंक यू सो मच शाजिया, हाउ आर यू? साजिद साहब, आज हम अपने प्रोग्राम में अमरीकी दौरों के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ हमारी जो डिस्कशन होगी वो डॉलर के रेट के ऊपर, इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली क्रिकेट सीरीज की जो बातें हैं उसके ऊपर भी मैं चाहूंगी कि आपका कमेंट आए। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अमरीकी दौरों के हवाले से बात करना चाहूंगी कि अमरीकी दौरों पर आपकी क्या राय है? देखें शाजिया, अमरीकी दौरे, अब देखें, मैं पहले वैसे आजकल रिसर्च कर रहा हूं कि देखूं कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में कौन से हम्म। ममालिक हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आया हो और साथ उसके प्राइम मिनिस्टर भी आया हो, जो कि बड़ी यूनिक सी सिचुएशन है। वजीर खारजा। बिलखस हाँ, वजीर खारजा, और जिसमें और ऐसा ऐसा जिसमें आधा मुल्क जो है वो पानी के नीचे हो, 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे हो, और दो दो जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दो मुख्तलिफ जहाजों पर अपने अपने स्टाफ के साथ खर्चों पे आ रहे हैं। और आजकल हमारे बाजवा साहब यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में, एक नई बात कि कंट्री जो है उसके हालात इतने सख्त खराब हैं कि वहां पे, जिस तरह मैंने आपको बताया, 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे हैं, ना को पुरसाने हाल है, ना कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को है। लेकिन ये कि वॉशिंगटन डीसी जो है वो इसके बारे में सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये काबिल अफसोस है, काबिल अफसोस है। यहाँ पे एक जो रिप्रेजेंटेटिव वही आ सकता था, वही स्टोरी बयान कर सकता था जो दोनों ने मिलके की, लेकिन लाबियां जारी हैं, लाबियां हो रही हैं। चाहे वो हमारे अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो कर रहे हों, $25,000 महीने की देकर लाबी कर रहे हों, या हमारे वजीर खारजा यहाँ पर आके अपने वजीर आजम बनने की लाबी कर रहे हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब अपनी तस्वीरें बना रहे हों, चाहे अब हमारे आर्मी चीफ हैं। देखा जाए तो, सोचा जाए तो आर्मी चीफ का आना तो तब बनता है अगर आपके पास कुछ पैसे हों, आप कुछ असला खरीदने आ रहे हों, या आप कुछ इस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन जो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर अफवाहें हैं वो ये हैं कि आर्मी चीफ हैं जो वो अपनी 6 महीने की एक्सटेंशन के लिए आ रहे हैं, और या फिर जो नया आर्मी चीफ है उसको मुतारफ करने आ रहे हैं। लेकिन ये अगर यहाँ पे देखा जाए तो फिर जो शोर खान साहब ने डाला हुआ है तो वो झूठा है, वो जो साइफर वाला है। फिर उनकी स्टोरी ये तो बिल्कुल ठीक बनती है कि आप ऑपरेट होते हैं यहां से और लंदन से, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त जो देखें, आपके जो आने वाले वजीर आजम है वो भी लंदन में बैठे हैं, आपके जो अमीरुल मोमिनीन के बच्चे हैं वो भी लंदन में बैठे हैं, और हमारे लूटने वाले वहीं से आते हैं वहीं चले जाते हैं। नियो कॉलोनियलिज्म चल रहा है, गोरे यहां से चले तो गए हैं लेकिन अपने लोगों के जरिए वो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान को, ये इसमें कोई शक नहीं है, नजर आ रहा है। कभी आपने देखा है आप भारत और बांग्लादेश का जो लीडर है वो भी लंदन चला जाए, वहां बैठ जाए? कभी आपने देखा है किसी और मुल्क के लोग जो हैं वो, जब आधा मुल्क जो है वो पानी के नीचे हो और उनकी तवज्जो अपनी वॉशिंगटन डीसी और लंदन पर हो? आज की जो नई खबर ये है कि मरियम नवाज को जो उनका पासपोर्ट मिल गया है, उसके बाद वो अपना ट्रिप की तैयारी कर रही हैं लंदन जाने की। और दूसरी साथ ही बात ये है कि परवेज लाई साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वो भी लंदन जा रहे हैं। और दूसरा, उनके पंजाब के हाउस के अंदर कुछ पीटीआई का एक ग्रुप जो है वो भी पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है। तो एक अजीब सा कशमकश है। अगर सारा कुछ आपका जायज है, हर कुछ जायज है, लेकिन आपने जो सैलाब जदगान की तरफ से मुंह मोड़ दिया है, इसके बारे में जितना अफसोस किया जाए कम है। बल्कि मैं सख्त बात करूंगा वो ये है कि 4 करोड़ लोगों की बददुआएं आप किस तरह बर्दाश्त कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने उनकी तरफ से मुख मोड़ लिया। आपकी तवज्जो आप अपनी मारा मारी, अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं, अपनी अपनी दुकानदारी की मशहूरी के लिए भाग रहे हैं, चाहे लंदन या वॉशिंगटन डीसी में। लेकिन ये मेरे ख्याल में दीज आर नॉट द गुड साइन। इसमें मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी नहीं बाहर निकल रहा।
आप अपनी अपनी दुकानें चमका रहे हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रमोट कौन कर रहा है? ये मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया है आज। ये बाहर के दौरे वॉशिंगटन डीसी के और लंदन के, ये सिर्फ और सिर्फ अपने डॉलर और पाउंडों के लिए। अच्छा साजिद साहब, अभी आपने बात की कि मरियम नवाज साहिबा को पासपोर्ट मिल गया, दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, उनको माफ़ी मिल गई। अगर नहीं मिलता है तो पाकिस्तान में एक गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के अदालती, आप एक खबर भूल गई हैं कि आज मुनस अलाई साहब जो हैं, उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग केस से उनको भी फैसला हो गया, रिहाई मिल गई है। अब जुडिशरी के बारे में जो मैं बात करना चाहूंगा कि जुडिशरी संडे वाले दिन हुई हैं, चीजें खुली हैं। मुझे अगले दिन किसी ने एक वाकया व्हाट्सएप के ऊपर, वाकया तो नहीं, एक कोड व्हाट्सएप पे भेजा। उसने कहा खाना काबा का दरवाजा भी खुल जाता है अमीरों के लिए, और अदालतों के दरवाजे भी अमीरों के लिए खुल जाते हैं। ना गरीबों के लिए खाना काबा का दरवाजा खुलता है, ना अदालतों के दरवाजे खुलते हैं। तो अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आप कभी अपने अवाम के लिए भी संडे वाले दिन अदालत लगी किसी जगह पे? 25-25, 30-30 साल के लोग जलील हो जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। अगले दिन दूसरा व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने भेजा, उसने कहा कि नॉन मुस्लिम बेल्जियन जजेस पहले नंबर पर आए हैं इंसाफ देने में, और हम मुसलमान जो हैं, हम नीचे से 130 में से मेरा ख्याल है 122 या 128 नंबर है हमारा, हम सारे मुसलमान। किस खूबसूरती के साथ इंसाफ की डिलीवरी हो रही है एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। और उसमें मैं दो चीजें बताऊंगा कि हमारे अमीरुल मोमिनीन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर क्या कहा। पहले बाहर निकले तो उन्होंने एक जज का, चीफ जस्टिस का नाम लेके कहा कि वो बहुत बेहतरीन फैसले करते हैं, और उसी हाई कोर्ट के बाहर अहाते में उनसे जब पूछा गया कि मरियम नवाज को आज पासपोर्ट मिल गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने साथ ही कहा था कि यहाँ पे इंसाफ लोगों को सही नहीं मिलता, यहाँ पे इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं होते। आपके हक में फैसला आए तो वो अदालत ठीक है, किसी और के हक में फैसला आए, आपके किसी मद्दे मुकाबल इंसान के हक में फैसला आए तो वो अदालतें ठीक नहीं। ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है जिन्होंने 25 करोड़ लोगों की जिहाद की ट्रेनिंग कर रही है, ये उनका करैक्टर है और ये उनकी राय है, उसी अहाते में खड़े होके। और देखें, मैं समझता हूं कि खान साहब को जो बरी कर दिया गया है, जब क्वेश्चन किया गया है, जब दूसरी तरफ से इतराज आया था कि निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और अजीज दानियाल अजीज, उनकी माफियां क्यों नहीं एक्सेप्टिंग, उनकी माफियों में के अंदर क्या था, तो उसका जवाब ये था कि हम तफसीली फैसले के अंदर बताएंगे। लेकिन जो अदालतें संडे को खुलती हैं किसी के लिए, मेरे ख्याल में वो अदालतें थोड़ी, मैं अदालतें उनको कहना भी अजीब लगता है, सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए कानून है। मैं खुद एक कानून का स्टूडेंट हूं, मेरे ख्याल में कानून जो है वो गरीब आदमी को, जो अदालतें हैं, मेरे ख्याल में ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, अदालतें जो हैं वो सिर्फ अमीर आदमी के लिए उनका अपना कानून, अमीर आदमी का अपना कानून होता है। अदालतें सिर्फ गरीब आदमियों के हौसलों के लिए, वो जलील करने के लिए, चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं भी हो, जहां आप पैसे वाले लोग हैं तो आप कानून आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए एक धोखा है, एक फ्रेब है गरीब आदमी। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल आपको दिखाई दे रहा है? देखें, इस वक्त हम किसी और डायरेक्शन पे हैं, भारत किसी और डायरेक्शन पर है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया आज से कुछ 4-5 साल पहले, मैं क्योंकि जमहूरियत के बारे में पढ़ता रहता हूँ, जमहूरियत एक ऐसा सिस्टम है जिसको हमने रिफॉर्म नहीं किया, और जब भी किसी सिस्टम को रिफॉर्म ना किया जाए उसके अंदर दरारें आ जाती हैं। इस वक्त जमहूरियत के अंदर कई दरारें आ चुकी हैं, जमहूरियत डिलीवर करने से कासर है, पूरी दुनिया में फेल हो रही है, और इसी वजह से, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी से कैचअप नहीं कर रही, सोशल मीडिया के साथ कैचअप नहीं कर रही। मीडिया अपना जर्नलिज्म जो है वो अपना अंदाज बदल कर एक इंडस्ट्री बन चुका है, और जमहूरियत उसका मुकाबला नहीं कर रही। तो इस वजह से आज से 5-6 साल पहले सारी दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी। उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, उसमें ब्रेक्सिट हुआ इंग्लैंड का, उसमें मिक्रा आए फ्रांस से, अरब स्प्रिंग हुई, मोदी साहब आए, हमारे खान साहब आए, ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट थी।
कि अब जमहूरियत हमें नहीं डिलीवर कर पा रही तो अब नेशनलिस्ट। मीडिया के सामने खड़ा होना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन दुनिया में एक मूवमेंट ऐसी है जो आज भी कामयाब है और बड़ी ताकत के साथ चल रही है, वो मोदी साहब की मूवमेंट है। मोदी साहब ने उस अपनी कौम को स्टेरॉइड्स पे कर दिया, उनकी तरक्की को। मेरा मकसद है कि एक शॉर्ट पीरियड में वो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर इकॉनमी उनकी आ गई और आज फिर उसी स्पीड के साथ आगे चल रही। मैं अब पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप को इस तरह कंपेयर करूंगा। एक तो उनकी तरक्की, उनके बाद अब यहां तक एक मिसाल दूंगा, दूसरी मिसालें भी दूंगा साथ। आईफोन इस वक्त i14 जो है वो इज नॉट मेड इन चाइना, इज मेड इन इंडिया। अमेरिका ने अपना इंटेलेक्ट जो है वो इंडिया को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। यहाँ पे हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हेड जो है, उनका सीईओ जो है वो इंडियन नजाद है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस उनका सियासी 130 अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की इस वक्त पॉलिसी रिलेटेड, जो भारतीय निजाद है। अब उसके साथ क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की 2 साल के लिए प्रेसिडेंटशिप जो है वो भारत को मिल रही है। साथ G20 का 1 साल के लिए उसकी लीडरशिप वो भी भारत को मिल रही है। अब इसके साथ क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ पॉलिटिकल ग्रोथ, और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को मजीद तकवीत देंगे। वर्सेस आप जिहाद की ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने लोगों की, आप एक सियासी इंतशार का शिकार हैं। आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी, जमहूरियत। देखें, हमारे जो सबसे मशहूर पार्टी, सबसे पॉपुलर पार्टी के हेड जो हैं, उनकी मर्जी की जमहूरियत हो तो वो असेंबली में बैठते हैं, जहां मर्जी की जमहूरियत, उनके खुद अपनी मेजॉरिटी ना हो, वो उस असेंबली का बायकॉट कर देते हैं। ये जमहूरी रवैये नहीं है। जब आप, मैं ये समझता हूं कि अभी रिसेंटली बोरिस येल्सिन, आपके बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए वो उनको निकाल दिया गया। आपका क्या ख्याल है, वो उन्होंने इंग्लैंड को आग लगाने का इरादा किया। उन्होंने कहा है कि यहां अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत के अंदर लोग इस तरह के कई दफा एक्सरसाइज करते हैं, वो सड़कों पे इस तरह मुल्क के खिलाफ निकलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ना सियासी तरबियत है, ना जमहूरी तरबियत है, और ना हम ये चाहते हैं, ना हमारी इकॉनमी। आज तक मैं दो यहाँ पे गिले दूंगा आपको, किसी पार्टी ने आपको रोड मैप दिया है सियासत का या मुआशरत का? नहीं। आपके वजीर आजम साहब ने इस वक्त आपका एक मेजर जो हिस्सा है सैलाब के नीचे है। आज तक किसी ने कोई रोड मैप दिया है कि आए यहां पे पैसे लगाएं, हम शफाफियत सामने रखेंगे? आज तक अभी तक कोई कानून पास किया गया है कि अगर किसी ने सैलाब ज़दगान के पैसों में करप्शन की तो उसकी 10 साल सजा होगी? आज तक इन्होंने कहा है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम सैलाब ज़दगान का पैसा खाएगा उसको नौकरी से निकाल दिया गया है? नहीं। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो आपके रडार में नहीं है। आप अपनी 4 करोड़ आबादी की खुद ही मदद नहीं करना चाहते। आपके फनकार जो है उन्होंने भी अबैंडन कर दिया। आपका मीडिया उनको कवर नहीं कर रहा है। मीडिया सारा दिन रात इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन पे क्या है कि हमारा लीडर देखिए कितना खूबसूरत है, वो चलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, खाना किस तरह खाता है, शलवार उल्टी पहनता है, सीधी पहनता है। ये आपका मीडिया इस पे चल रहा है। लेकिन जो बच्चे औरतें इस वक्त खुले आसमान के नीचे, ना खाने को है ना पीने को है, आप सब ने अबैंडन कर दिया। आपने उनको डिनाई, उनकी एग्जिस्टेंस डिनाई कर दी। दुनिया से पैसे मांगे जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, और वो भी मैं ऑलमोस्ट आई एम प्रीटी श्योर कि वो पैसे वहां तक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि आप मुझे ये बताएं, जलजला ज़दगान के पैसे पहुंचे थे पहले, जो आपके कोविड के पैसे वहां पहुंचे थे, जो ये पहुंचेंगे? यही अलमिया है और इसका कोई हल मौजूद नहीं किसी के पास। यही दुख है, यही मैं समझता हूं मेरे जैसे और भी कई पाकिस्तानी होंगे जो सुबह शाम इन चीज़ों के ऊपर मलाल करते हैं, सोचते हैं कि हमारी मदरलैंड, हमारी मादरे मिलत के साथ क्या हो रहा है। अच्छा साजिद साहब, इसहाक डार साहब का कहना है कि पाकिस्तान में डॉलर की कदर जो है वो पाकिस्तानी 200 रुपए से भी कम है इस वक्त। जो मौजूदा हुकूमत है, आप क्या समझते हैं, क्या वो उड़ते डॉलर के पर काटने की अहलियत रखती है? देखें, उसमें ज़ाती तौर पर अगर मुझसे पूछा जाए तो ये आज से कोई महीना डेढ़ पहले भी आया था कि डॉलर की असली वैल्यू जो है वो 180 रुपए, 190 रुपए उसकी वैल्यू, अगर उसकी रियलिस्टिक देखा जाए। लेकिन इस वक्त कई बैंकों ने
इस चीज का एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है, और दूसरे लोग जो हैं वो इससे पैसे बनाते हैं करोड़ों और अरबों के हिसाब से। जो एक माफिया है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, मनी एक्सचेंज वाला जो कुछ है, ये उनकी भी एक इसमें काफी उसमें ले दे है। इसके बारे में मैं जो अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये क्वेश्चन किया गया, और उसमें उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने अभी तक कोई इसके बारे में ठोस स्टेप नहीं लिया, लेकिन वो जो माफिया है उन्हें पता है कि आई हैड लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था कि पैसे पंप किए थे मार्केट में टू कंट्रोल द डॉलर, तो शायद वो उसी स्पेकुलेशन पे उसी को नोट करते हुए तो वो थोड़ा सा रिलैक्स किया है उन्होंने। लेकिन अब आपने पूछा है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो इस इकानमी को कंट्रोल कर पाएंगे, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इसहाक डार माजी में इसमें पैसे पंप करते थे मिलियंस बिलियंस डॉलर्स ताकि डॉलर को कंट्रोल किया जा सके। वो मिलियंस और बिलियंस आज कहां से आएंगे? क्या आपके पास सरप्लस डॉलर मौजूद है, सरप्लस करेंसी मौजूद है कि आप मार्केट में उसको पंप करके तो डॉलर को कंट्रोल कर सकें? नहीं, मेरी नजर में नहीं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो करंट हालात हैं, इसहाक डार साहब किस गवर्नमेंट का हिस्सा है? वो उस गवर्नमेंट का हिस्सा है जिसकी सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शन 25 माइल के अंदर अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर। ना सूबा सरहद उनकी बात मानता है, ना सूबा पंजाब जो कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सूबा है। तीसरा सूबा सिंध है, वहां पे भी इस वक्त वो आपके साथ इस अबूरी इस गवर्नमेंट का हिस्सा तो है, लेकिन उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, और सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया इस वक्त सिंध का है। तो आप इन सर्कमस्टांसेस में आप अहलियत रखते हैं कि डॉलर को कंट्रोल कर सकें? मेरा जवाब उसमें नेगेटिव है। अब देखें, आने वाला दिन बताता है क्या होगा। मुझसे अगले दिन किसी ने यह जरूर पूछा था कि आपके ख्याल में इसका हल क्या है, तो मेरे ख्याल में अगर मैं इसहाक डार को मशवरा देना चाहूं उनको, तो मेरा मशवरा यह था कि उनको लैंड करते ही सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए था कि इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी जाती। दूसरा स्टेप उनको लेना चाहिए था कि सरकारी जो अफसरान हैं जो खासकर कुछ मखसूस सीटों पर हैं और सियासतदानों के बाहर जाने पर पाबंदी ईसीएल में उनके नाम डाल देने चाहिए थे। तीसरी पाबंदी ये होनी चाहिए थी कि की पोजीशंस के ऊपर जो सरकारी अफसर या जितने सियासतदान हैं उनकी डुअल नेशनैलिटी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो मेरे ख्याल में 70 से 75% आपके मसाइल इन्हीं चीजों से हल हो जाने थे। लेकिन ये करने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। इनको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सियासी इक्विटी की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि इसमें आपके बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो इसके खिलाफ खड़े होंगे। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। साजिद साहब, आपने सरकारी अफसरान जो हैं उनके हवाले से बात की। ये वैसे प्रोग्राम में शामिल तो नहीं था, लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी कि जिस तरह से पाकिस्तान में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग रोज़ देखते हैं सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ जो हैं वो स्कूलों से बच्चों को भी पिक करती हैं, वो शॉपिंग्स पे भी जा रही होती हैं, वो 24 घंटे काम कर रही होती हैं। एक-एक अफसर को 4-4 5-5 गाड़ियाँ मिलती हैं। आप क्या समझते हैं कि आईएमएफ की तरफ से जो शराइत आती हैं वो इस तबके के लिए क्यों नहीं आती, वो हमेशा गरीब के लिए क्यों आती है? देख, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन ये बताएं ना, आपका जो गरीब आदमी है उसकी एक्सेस है आईएमएफ तक? उसकी एक्सेस इस्लामाबाद तक नहीं है। वो आईएमएफ के साथ किस तरह उनकी नजरों में आएगा? और जो भी पैकेज बना के आईएमएफ के सामने रखता है वो कौन रखता है? आपके ब्यूरोक्रेट रखते हैं, रूलिंग एलीट रखती है आपकी। मैं हमेशा कहता हूं ये तकरीबन 5 से 10 हजार लोग हैं जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और सब मेजॉरिटी उनमें से डुअल सिटीजन है, और मेजॉरिटीज के बच्चे जो है वो बाहर बैठे हैं इस वक्त, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपसे शुरू में ये बात की थी, कभी आपने देखा है भारत का जो सदर है वो लंदन में पनाह गुज़ीन हो, सऊदी अरेबिया में पनाह गुज़ीन हो, या उसके बच्चे वहां पे पढ़ रहे हो? आपने कभी सुना है कि आज तक मोरारजी देसाई इंडिया छोड़ के लंदन चले गए थे? कभी आपने देखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह लंदन शिफ्ट हो गए? अगर आप हर चीज कंपेयर करते हैं भारत के साथ, तो कभी अच्छी चीज भी वहां से देखा करें। लेकिन ये कि आपका इस वक्त जो अफसोस के साथ मैं कहूंगा, जो आपने बात की है, आम आदमी को भी मैं ब्लेम जरूर करूंगा, क्योंकि हर एक के हाथ में कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, उन्हें पता है कि ये सारे लोग करप्ट हैं, लेकिन उनके खिलाफ बाहर क्यों नहीं निकलते? वो कार्निवल में तो चले जाते हैं, खान साहब जब डीजे बट को लाते हैं वहां तो चले जाते हैं आपके लौंडे लपाड़े, लेकिन अपने हकूक के लिए क्यों नहीं बात करते? नॉन पार्टी बेसिस पे क्यों नहीं निकल के बार बात करते कि हमें कब तक लूटोगे भाई? खान साहब के लिए रिक्वेस्ट क्यों नहीं की जाती? खान साहब अपने बच्चे हमें कहते हो जिहाद के लिए निकलो बाहर, अपने बच्चों को लेकर, तीनों बच्चों को मंगाए आप पाकिस्तान।
नवाज शरीफ से ये क्वेश्चन करें कि आप भाग कर अंदर क्यों छुप जाते हैं, ये क्वेश्चन करें उनसे, तो आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं इस अंदर हकीकत ये है कि आपके निचले तबके को मार मार कर इस तरीके से इम्यून कर दिया गया कि वो सोचने की सलाहियत ही अब नहीं रखता। वो सुबह का खाना खाता है, शाम के खाने के चक्कर में पड़ जाता है। अमीर कबीर हो चुका है और गरीब गरीब तरीन हो चुका है। ये जो इस वक्त 4 करोड़ लोग हैं, आप देखेंगे क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने उनको नेग्लेक्ट किया है। इसके बाद जो सोसाइटी के अंदर एक तूफान आने वाला है जराइम का, भूख का, गुर्बत का, अफलास का, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जो लोग आजकल वॉशिंगटन डीसी या लंदन घूम फिर रहे हैं, ये चले जाएंगे सारे वहां, जहां से इनके आका जहां से इनके डिसीजन होते हैं, ये वापस उनके पास चले जाएंगे। मार खाएंगे। आप पिस रहे हैं इस वक्त, आज भी आपके जो महंगाई के हालात हैं, आप सोच नहीं सकते। बिजली के बिलों के आपने देख लिया क्या हालात। लोग बिजली के बिल देते हैं तो बच्चों की ट्यूशन फीसें रुक जाती हैं, ट्यूशन फीसें देते हैं तो दूध वाले का बिल रुक जाता है। ये पता है आपकी रूलिंग एलीट का, लेकिन वो आपके बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बच्चों की ट्यूशन फीसें लंदन, कनाडा और न्यूयॉर्क में उनके बारे में परेशान है, वो गरीब के बारे में परेशान नहीं। अच्छा साजिद साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज के इनेकाद के लिए इंग्लैंड ने दोनों ममालिक के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनसे राब्ते किए हैं और ये सीरीज कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगी कि दोनों ममालिक दोस्ताना मैचेस नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि जब भी दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं, दोनों ममालिक के अवाम के लिए वो मैदान जो है वो मैदान खेल का नहीं रह जाता, वो एक मैदान जंग बन जाता है। हम कब अच्छे हमसायों की तरह बिहेव कर सकेंगे, अच्छे हमसायों की तरह, जैसे बाकी ममालिक जो हैं वो हमसायों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस में हैं, हम कब इस तरह के रिलेशनशिप में आ सकेंगे? शाजिया, जो अगर इंडिया और भारत के क्रिकेट मैच शुरू होते हैं तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई को होगा, क्योंकि वो लौंडे लपाड़े बैठ के टीवी देखेंगे, फिर वो डीजे भट्ट के जलसों में नहीं आ सकेंगे। ये सबसे ज्यादा तो इसकी प्रेडिक्शन ये है। लेकिन देखें, कौम की जब तरबियत की जाए, लीडर कौम की तरबियत करते हैं, तो जब आपके लीडर ही आपको ये बताएं कि झगड़ा करना है, ये करना है, घेराव करो। देखिए, आपके अंदर, आप क्रिकेट की बात करते हैं, मरियम औरंगजेब एक खातून है जो उसके साथ लंदन में हुआ है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये कौम अपनी हार या जीत को किस तरह सेलिब्रेट करेगी? वो जो आंटियां हैं जिस वक्त लंदन में बैठ के जो माइक्रोफोन लेकर कभी वो बाजवा साहब के पीछे जाती हैं और उसी जोरे खताबत में कभी बेल्जियम पहुंच जाती हैं, फिर उनको खींच के वापस लाना पड़ता है। मुझे ये बताएं कि इनकी तरबियत किस तरह की गई है, किस माहौल में हो रही है तरबियत? एडवर्ड कॉलेज में आपकी आर्मी के खिलाफ नारे लगवाने वाले आपके लीडर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी फौज के खिलाफ नारे लगवाने वाले लीडर जब तरबियत ये कर रहे हो तो कौम उसमें क्या करे? कौम तो लीडर्स के पीछे जाती है। खान साहब तो एक थोड़ी सी चिंगारी छोड़कर खुद बनी गला जाके छुप जाते हैं। नीचे बच्चे जो हैं वो सारा दिन ट्वीटों के ऊपर जो है हर बुजुर्ग और औरत के पीछे वो घेरा डालते हैं। तो तरबियत आपकी ऐसी हो रही है। पिछले दिनों में जब भारत के अंदर इनका वो मैच था, जो इन्होंने वहां पे दंगा मुश्ती की है लंदन के अंदर, वो इस वर्थ मेंशनिंग। अफसोस है मुझे इस बात का कि खेल को खेल नहीं समझा जाता। खेल को खेल की हद तक होना चाहिए, लेकिन जब आपका लीडर ही अपनी जाती दफा विकेट खराब, आपकी पिच खराब कर दे, विकेटें उठा के भाग जाने पे बिलीव करता हो, तो कौम क्या करेगी? जब आपका जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन है पाकिस्तान का, जो हर तकरीर के अंदर कहता है कि मुझसे ज्यादा क्रिकेट किसी ने नहीं खेली, वो तो आपकी पिच की जाती दफा उसके ऊपर पेशाब कर गया और जाती दफा क्रिकेट आपकी विकेटें उखाड़ के भाग गया। वो पेशावर की पिच पे खेलना चाहता है, पंजाब की पिच पे खेलना चाहता है, इस्लामाबाद की पिच के ऊपर पेशाब कर गया जाती दफा वो। तो ये आपका तो स्पोर्ट्समैन ही इसी तरह का है, तो कौम भी बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेगी। द वे द फादर ऑफ द नेशन इज बिहेविंग, द सेम वे द नेशन इस तरह ही होगा। एक दूसरे को कुर्सियां उठा उठा के मारेंगे और पीछे इस तरह करेंगे। अफसोस की बात है, मुझे लंदन इंग्लैंड में जो कुछ अगले दिन हुआ है वो अच्छी बात चीजें नहीं हुई। बच्चों के मुस्तकबिल खराब, क्रिमिनल रैकेट उनके बन जाएंगे, कुछ डिपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन कभी किसी ने सोचा है, कभी किसी ने बताया? आज तक खान साहब ने कभी कंडेम किया ये कोई चीज, इनमें से किसी चीज को? रसूल करीम के रोजा रसूल के ऊपर जो कुछ हुआ था, खान साहब दो लफ्ज अपनी लब कुशाई नहीं कर सके। रियासत मदीना के ठेकेदार और मदीना के अंदर इन्होंने अपने लोगों को भेज के हंगामा करवाया इन्होंने। तो मैं ये चीजें शाजियत तरबियत के साथ होती हैं। तरबियत करने वाला कोई ना हो तो फिर यही होता है जो आपने इंग्लैंड में देखा और आगे भी यही देखेंगे। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन इज नॉट अ गुड स्पोर्ट्समैन हिमसेल्फ।
बहुत शुक्रिया साजिद साहब, और नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया कि वो टाइम निकालते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हमें यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे आपके कमेंट्स मिलते हैं, और हम चाहेंगे कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और अगर वो साजिद साहब से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। हम अपने अगले प्रोग्राम में उनके क्वेश्चन को शामिल करेंगे। तब तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।